आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूडान में बवाल हो गया दोस्तों, 50 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, एक भारतीय मारा गया है। जयशंकर ने बोला कि भैया घर पे ही रहना, बाहर मत निकलना, दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। तो अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है सूडान, जहाँ पे हमेशा से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही है, सिविल वॉर की चपेट में हमेशा से ये रहा है और अभी भी है। डारफूर जेनोसाइड मैंने कवर किया था। डारफूर जेनोसाइड, जो आरएसएफ है ना, ये पागल है। ये लोग बताते हैं यहाँ के लोग कि ये लोग राक्षस हैं, मतलब यहाँ के, क्योंकि मिलिट्री जो है वो कितना जेनोसाइड यहाँ पे इन्होंने मचाया हुआ है। डारफूर के रीजन्स को मारा जा रहा है, लिटरली मारा जा रहा है यहाँ पे। ये लोग घोड़े पे आते हैं खतरनाक तरीके से और बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं, रेप्स, एग्जीक्यूशंस, बुरी हालत है दोस्तों यहाँ पे। तो डारफूर जेनोसाइड मैंने कवर किया है। फिलहाल भारतीय जो हैं उनको बोला है कि, मतलब सारे इंडियंस को बोला है कि फायरिंग्स काफ़ी ज़्यादा चल रही है, क्लैशेस चल रहे हैं, तो बाहर ना निकले वरना दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद अभी प्लेन को ही जला दिया। खार्तूम एयरपोर्ट पे प्लेन जो है फाइटिंग की वजह से अंडर फायर आ गया। हमारा पब्लिक स्पीकिंग का जो ये कोर्स है दोस्तों, इसको आप अवेल करें, क्योंकि आज लास्ट डेट है, आज खत्म हो जाएगा पब्लिक स्पीकिंग। कल से क्लासेस शुरू होंगी रात 8 बजे, ठीक है। अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। ऐप पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो नंबर पे अपना रसीद दे दें। लाइव क्लास होगी, पब्लिक स्पीकिंग, एनएलपी, एफटी, ऑडियंस एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग, ये सब हम करवाएंगे। 300 रुपए का कोर्स है, स्पीक कूपन कोड यूज करिएगा, डिस्काउंट का आज आखिरी डेट है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ये लेक्चर्स आपको कराएंगी, और ये सेशंस, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन ही 1000-1500 का होता है। इस तरीके को 40-50 हज़ार के बिकते हैं, लेकिन ऐसा बोलोगे ना मज़ा आ जाएगी। तो किस तरीके से बोलना है ये बताएंगे, और आज आखिरी डेट है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। हमारे ऐप को डाउनलोड करें आप। तो जो क्लैशेस है वो मिलिट्री और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस में हुई है, ठीक है, और ये काफ़ी समय से चल रही है। पॉलिटिकल पार्टीज की डील जो है ताकि कंट्री की डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जा सके, वो कुछ खास उससे हुआ नहीं है। फाइटिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। रैपिड सपोर्ट फोर्सेज जो है खार्तूम में, वो लगातार लड़ती जा रही हैं और काफ़ी पावरफुल पैरामिलिट्री फोर्स है, और कॉन्फ्लिक्ट अब ये बढ़ेगी ही, ये रुकेगी नहीं। अब आप बोलेंगे सर समझ नहीं आया, आप बताइए। 3 यूनाइटेड नेशंस स्टाफ भी मारे गए हैं इसमें। चलो हम बताते हैं कि क्या कहानी है। ये सूडान आप देख रहे हो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। लेकिन ये जो सूडान है, यहीं से नील नदी निकलती है, व्हाइट नाइल और ब्लू लाइन एकदम मिलकर नील नदी बनाती है। तो सूडान बड़ा इंपॉर्टेंट देश है। क्यों देश है? देखिए क्या हुआ कि अफ्रीका में, अफ्रीका को ऊपर से नीचे तक एक समय पे गुलाम बना दिया। अब ब्रिटेन ने क्या किया ना कि जब डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो ब्रिटेन जाने लगा। ब्रिटेन की जीभ लपलपा जाती थी जहां पे भी वो कोस्ट देखता था। तो ये देखते हो ना, ठीक है, ये वाला जो सूडान का पूरा रीजन, ये कोस्टल एरिया है। यहाँ रेड सी, बिल्कुल पोर्ट ऑफ सूडान है, रेड सी पास में है। तो ये सूडान ब्रिटेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सूडान अलग था। जैसे ये नॉर्थ सूडान था, किधर चला गया ये वाला, और ये साउथ सूडान है, ये दोनों अलग थे, ये दोनों अलग देश थे। ये अलग था, ये अलग था। अभी कॉन्फ्लिक्ट इस यहां वाले सूडान में चल रही है, यहां वाले सूडान में नहीं चल रही है। तो अब जैसे भारत में जब ब्रिटेन भारत छोड़ के गया तो भारत को अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग कर दिया, इंडिया अलग कर दिया, भारत अलग कर दिया। लेकिन सूडान में उल्टा किया, इन्होंने साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान को एक कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली अफ्रीका में बहुत सारी ट्राइब्स रहती है, हम सबको पता है, पूरा अफ्रीका जो है वो ट्राइबल है। अब हुआ क्या कि जब ये पूरा किस्सा चल रहा है, तो जहां ब्रिटेन रहेगा तो वहां क्रिश्चियनिटी भी आएगी, फिर यहां पे अरब्स भी आए, बहुत सारे अरब्स भी आए। अल्टीमेटली गुलाम बनाने की शुरुआत तो अरब्स ने की थी, तो बहुत सारे अरब्स ही यहां पे रहते थे। साउथ सूडान में बहुत सारे लोग रहते थे जो कि नॉन अरब्स थे। तो अब यहां पे जब दोनों को एक किया तो साउथ सूडान को एक गवारा नहीं था। 1956 की बात है, 1956 की बात है। तो साउथ सूडान ने बोला कि ये हम नहीं करेंगे, और दोनों के बीच में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। 1956 में पहला सिविल वॉर हुआ, फिर उसके बाद ये खत्म हुआ, थोड़े समय तक पीस आया, लेकिन फिर से 1983 में दूसरा सिविल वॉर, सबसे ब्लडी सिविल वॉर। भाई 1 करोड़ की तो खाली पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर भयानक सिविल वॉर शुरू होता है, और ये 2 दशकों तक चलता है, और फाइनली 2005 में एक पीस एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन होता है। और फिर उसके बाद रेफरेंडम हुआ, और 98% लोगों ने बोला कि हमको अलग सूडान चाहिए, और फिर साउथ सूडान को 2011 में अलग किया गया। तो अभी साउथ सूडान अलग है, नॉर्थ सूडान अलग है, ये वाला सूडान, मेन सूडान। अब इसकी कैपिटल है खार्तूम, इसकी जूबा। अब हुआ क्या कि चलो इसकी कहानी अलग हो गई,
लेकिन ये वाले सूडान में अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है। कैसे प्रॉब्लम बनी हुई है? बहुत सारे यहां पे छोटे छोटे रीजन्स अलग होना चाहते हैं, अलग देश बनाना चाहते हैं। अब ये जो आपको डार्फूर रीजन दिख रहा है, ये वाला, ये भी कह रहा है कि भैया हम भी अलग होंगे, और यहां खूब सारा तेल है, मिलता है, गोल्ड माइंस मिलती है, अफ्रीका है भाई, तो जाहिर सी बात है। तो अब हुआ क्या कि ये बड़ा वाला सूडान कह रहा है, बड़ा वाले सूडान में कुछ रीजन्स कह रहे हैं, स्पेशली जो डार्फूर रीजन है हमको अलग चाहिए। अब ये डार्फूर में भी कुछ अरब्स थे और कुछ नॉन अरब्स थे। भाई नॉन अरब्स कौन होंगे? जो ट्राइब्स होंगी, और अफ्रीका में ट्राइब ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है हमेशा जो नॉन अरब्स होंगे वो मेजोरिटी में होंगे। तो डार्फूर में ये नॉन अरब्स मेजोरिटी में थे, लेकिन ये जो अरब्स हैं इनका अच्छा खासा कंट्रोल था, और इन्होंने एक रैपिड वाई सपोर्ट फोर्स आरएसएफ बनाई कि नॉन अरब्स को कंट्रोल में रखा जाए। अब उसके बाद धीमे धीमे ये आरएसएफ बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, ठीक है, और अब ये आरएसएफ इतनी पावरफुल है कि ये पूरा कंट्रोल ले लेगी देश का। ये देख लीजिएगा, ये भी इस सूडान के भी अब 2 टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि पूरा सूडान 3 में बंटने वाला है, और भयानक क्लैशेस हमको यहां पे देखने को मिल रही है। तो ये कहानी है सूडान की, इन शॉर्ट। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ लोगे, ठीक है। जो मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है, ओके। तो अफ्रीका का तीसरा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इनफैक्ट देश है, और अभी प्रेजेंट सिचुएशन की वही मैंने आपको बताया कि आरएसएफ जो है वो लगातार लड़ रही है। अब सरकारी मीडिया ग्रुप राष्ट्रपति भवन, एयरपोर्ट, खार्तूम, सुबा कैंप, ये बेसिकली जगह वो है जहां पे लड़ाई चल रही है। अब ये चारों जगह देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, यहीं से सरकार चलाई जाती है, और इसीलिए इन्हीं पे ही, यहां पे ही जो है वो हमला हो रहा है। अब यहां पे एक्सप्लोजन्स, गन फायर, ये डेली की बात हो गई है। इस तरीके से आपको जो सैनिक है वो बंदूक लहराते हुए दिखेंगे। पूरा प्लेन ही जला दिया, प्लेन ही एक फायर में आ गया, तो बुरी हालत हो गई। अब अभी क्या हो रहा है देखिए, मैंने क्या बताया कि सूडान, आप साउथ सूडान को छोड़ दीजिए, यहां पे ऊपर वाले सूडान पे जाइए। यहां पे उमर अल बशीर 1989 से सत्ता संभाले हुए थे, और 2019 में इनको हटाया। 30 साल तक, 3 दशकों तक इन्होंने सत्ता संभाली, और बाद में लात मार के भगा दिए, भाग्य से, ठीक है। वैसे आपको बता दूं कि सूडान में कई बार तख्ता पलट होते रहते हैं, 2 बार मेनली हुए, लेकिन कई बार मिलिट्री जो है वो कोशिश करती रहती है तख्ता पलट की। लेकिन लोगों को तो चाहिए इलेक्शंस, लोगों को चाहिए डेमोक्रेसी। तो 2019 में अपराइजिंग हुई। अब उसके बाद जो है, वैसे भी जहां पे भी ये कू होगा, या जहां पे डिक्टेटरशिप, ऑटोनॉमी होगी, ऑटोक्रेटिक रूल होगा, तो वहां कभी वेस्ट सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा कहते हैं कि भाई जहां डेमोक्रेसी है, जहां पे लोकतंत्र है, हम वहीं पे ही जाएंगे। और हमेशा अमेरिका जो है लोकतंत्र बहाल करने के लिए देशों को सपोर्ट भी देता है। यहां पे भी हुआ। तो 2019 में जब तख्ता पलट हुआ, मतलब जब इनको भगा दिया गया उमर अल बशीर को, तो अब कौन सत्ता संभाले? जाहिर सी बात, अब इलेक्शंस होंगे। तो इलेक्शंस हुए, एक एग्रीमेंट साइन होता है, और अभी तक आरएसएफ आ गई है, याद रखिएगा, आरएसएफ आ गई है। 2013 में इसको बनाया गया था, और आरएसएफ अभी तक काफी 6 साल में काफी पावरफुल हो गई है, ठीक है। तो एक मिलिट्री ने एग्रीमेंट बताया कि ठीक है, हम पावर को शेयर कर लेंगे सरकार के साथ, और हम दोनों पावर को शेयर कर लेंगे, इलेक्शंस आने वाले। लेकिन फिर से 2021 में, इसमें मैंने वीडियो भी बनाया था, तख्ता पलट हो गया। यहाँ पे 2 साल भी नहीं हुए थे, फिर से तख्ता पलट हो गया। तो अब दिक्कत यह है कि उमर अल बशीर जो है वो तो अभी गायब है, ठीक। तो बैलेंस ऑफ पावर कहां है? मिलिट्री अभी पूरा मिलिट्री के पास है, सब कुछ मिलिट्री के पास है, और 1956 से मिलिट्री डोमिनेट भी कर रही है। ढेर सारे वॉर, सिविल वॉर उन्होंने झेले हैं। अब जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो चला नहीं, 2 साल के अंदर वो ध्वस्त हो गया। अब मिलिट्री के भी 2 टुकड़े, एक तो मेन मिलिट्री है और एक आरएसएफ है। आरएसएफ कह रही है कि हमको कंट्रोल चाहिए, और हमारे जो 100 जवान हैं तकरीबन उनको आप मिलिट्री में, क्योंकि अभी ये क्या एक मिलिशिया है, ठीक है भाई। ये नॉन अरब्स ने एक मिलिशिया बनाया, एक इर्रेगुलर आर्मी जिसको बोलते हैं, और बोला कि जाओ खत्म कर दो सबको जो भी आवाज उठाए। अब उसके बाद ये बड़े पावरफुल हो गए आरएसएफ वाले, लेकिन इधर मेन मिलिट्री भी चल रही है, मेन आर्मी भी है। तो अब वो कह रहा है कि आरएसएफ कह रही है कि जो हमारे लोग हैं उनको आप मेन आर्मी में रख लो, क्योंकि अगर आप मेन में जाओगे, फोर्स में रहोगे, तो आपको सैलरी मिलेगी, आपको पावर और ज्यादा मिलेगी, आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो, क्योंकि कंट्रोल तो अल्टीमेटली मिलिट्री का है। ये चीज है, ठीक है। अब यहां पे सिविलियंस क्या वो मारे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट का कोई फायदा थोड़ी ना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो 1958 में सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ, 1969 में सक्सेसफुल हुआ, 1985 में, 1989 में, 2019 में और 2021 में भी। लेकिन आप ये देखो कि कितनी बार लगभग हर साल जो है यहां पे तख्ता पलट की कोशिश की गई है ना।
और मिलिट्री के पास इंटरनल बैकिंग है, रिबल फैक्शंस, इसीलिए इनको क्रिएट भी किया जाता है। मिलिट्री जो है भाई लोगों को चुप कराने के मिलिट्री रिबेल फैक्शन जो है वो खड़ा कर देती है, रिबेलियंस को खड़ा कर देती है, जिसमें आरएसएफ इस समय सबसे बड़ा है। ये चीज है। अब इसमें जो जनरल मोहम्मद डगालो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जनरल डगालो है आरएसएफ के लीडर हैं और डेप्यूटी लीडर है सूडान रूलिंग काउंसिल। समझिए कि एक मिलिशिया के लीडर को, जो एक मिलिशिया का हेड है उसको डेप्यूटी लीडर बनाया गया, जनरल डगालो को। इन्होंने ही बोला है कि बस बहुत हो गया है, कि हमको नया ट्रांजिशन चाहिए, नई सरकार चाहिए। और यहां पे जो आर्मी चीफ ये जो है अब्दुल फतेह अल बुरहान, ये आर्मी के चीफ है और ये आरएसएफ के चीफ है। तो आरएसएफ के चीफ बोल रहे हैं कि हमको अपने अधिकार चाहिए, अब हमको ज्यादा राइट्स चाहिए, ठीक है। और डगालो के ऊपर भी बहुत वॉर क्राइम्स के आरोप है। आपको बता दूं कि जो डारफूर जेनोसाइड हुआ था 2003 में हुआ था, शायद कि 2005 में, 2003 में हुआ था आई गेस। तो वहां पे अभी भी वो वॉर क्राइम्स उस पे मतलब होने हैं, ठीक है। ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ही बोला था कि मारो इनको, ये गलत किया इन्होंने, इनको सजा होनी चाहिए। ये है जनरल डगालो और ये है अल बुरहान। तो अभी इन दोनों में जो है वो जंग चल रही है, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम भाई मिलिट्री की है। देखिए सिविलियन डिमांड क्या है कि भाई इलेक्शंस करवाओ, हटाओ ये सब, हमको मिलिट्री नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए अब मिलिट्री हटाओ। आरएसएफ कह रही है कि हमको रेगुलर आर्मी बना दो। रेगुलर आर्मी बनाने का मतलब ये कि पावर आपके पास आ गई, ठीक है। अब सिविलियंस ने वही बोला है कि हटाओ। बाकी यहां पे जो मिलिट्री के पास सब है, एग्रीकल्चर, ट्रेड, बिजनेस, ये सब कंट्रोल करते हैं। बाकी एक एक चीज जो है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। तो अब ये बोल रही है कि जो लोग बोल रहे हैं कि मिलिशिया को आप कुछ मत देना। मिलिट्री से ये आग्रह किया है कि मिलिशिया को अगर आप दोगे ना तो वो हमारा बिजनेस चौपट कर देंगे, सब खत्म कर देंगे ये। फिर उसके बाद यहां पे गोल्ड माइंस मिली हुई है। अब गोल्ड माइंस में हमारा अधिकार है, तेरा अधिकार है, उस पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसके बाद ये जो वॉर क्राइम्स 2003 में क्रिएट किए गए थे डारफूर में, ठीक है, ये हुए थे। इसमें भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी है, सॉरी मैंने आईसीजे बोल दिया था, तो बोला है कि बशीर को बोला है कि सजा दो। अब भाई बशीर को आप सजा दे ही नहीं सकते, 30 साल इन्होंने रूल किया और मिलिट्री को भी पता है कि अगर बशीर पे आंच आई तो लोग उठ खड़े होंगे क्योंकि इनके अच्छे खासे सपोर्टर्स हैं। तो इसीलिए बशीर को हम सजा नहीं दे सकते, ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर्स 2019 में 130 लोगों को मार दिया गया था, इनको भी तक इंसाफ नहीं मिला है, जिसमें मिलिट्री जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है। इसमें डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे और गोलियां चला दी थी, गोलियां। तो 125 से 30 लोग मारे गए थे इसमें। ये आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन इस समय डारफूर रीजन में 2.5 लाख से करीब अफेक्टेड पॉपुलेशन है, ठीक है। ये चीज है। और डारफूर में लोगों की हालात बहुत ज्यादा खराब है, बहुत गरीब है। यहां पे आरएसएफ आते हैं, इनको मार के चले जाते हैं, इनकी औरतों को उठा लेते हैं। बहुत खराब कंडीशन है दोस्तों, बहुत। इकोनॉमिक क्राइसिस इनकी लगातार जो है वो खराब होती जा रही है इकोनॉमी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना खाना है, उसके बाद ब्रेड। आपको बता दूं कि पेट्रोल भी अच्छा खासा सूडान में मिलता है और जहां पेट्रोल मिलेगा वहां तो खेल खत्म। फ्यूल भी इतना नहीं है, करेंसी जो है इनकी लगातार नीचे जाती जा रही है। तो बेसिकली इनके पास कुछ है नहीं। और आईएमएफ ने भी, मतलब सारे देशों ने और आईएमएफ ने भी जो प्रोग्राम था, रिलीफ प्रोग्राम था, उसको रोक दिया है कि हम तुमको कुछ भी उधार नहीं देने वाले, ठीक है। ये चीज है। और रेड सी, साहेल, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सब सूडान भाई बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा वॉलेटाइल रीजन है, बड़ा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर वेल्थ जो है और जो स्ट्रैटेजिक पोर्ट है बहुत सारे, उसने काफी पावर्स को भी अट्रैक्ट किया। यहाँ पे देशों ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पे हमेशा लड़ाई चलती रहती है, तो दिक्कत ये है। अब बाकी जो देश है उनके भी अपने अपने इंटरेस्ट है। जो बाहर के देश वो तब तक इसमें हाथ नहीं डालेंगे जब तक उनको कुछ फायदा ना हो रहा हो, तो उनके भी अपने अपने इंटरेस्ट है। लेकिन अभी फिलहाल बात यह है कि लड़ाई चल रही है और अभी इसका कुछ जो सॉल्यूशन है वो निकला नहीं है। भारतीयों को यही बोला है कि आप घर में ही रहे। अब ये कब तक लड़ाई चलती है, कितनी खराब सिचुएशन और होती है, वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आपको क्या करना है, आपको हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को अवेल करना है, क्योंकि आज लास्ट डे है, कल से क्लासेस शुरू होंगी। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।